धरती पर कुछ जगहें ऐसी हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे प्रकृति ने अपने नियम कुछ समय के लिए बदल दिए हों। कहीं मृत जंगल सदियों तक सड़ता नहीं, कहीं पत्थर किसी इंसानी निर्माण जैसे दिखाई देते हैं और कहीं पूरी धरती दो हिस्सों में फटी नजर आती है। आज की इन 10 जगहों में हर अगला दृश्य पिछले से ज्यादा अजीब होता जाएगा। नंबर 10, विला फ्रांका आइलैंड, समुद्र के बीच छिपा ज्वालामुखी का द्वीप। अटलांटिक महासागर के बीच अजोरिस में एक छोटा सा द्वीप दिखाई देता है जिसका आकार ऊपर से देखने पर साधारण द्वीप जैसा नहीं लगता। इसके बीच में लगभग गोलाकार शांत पानी की एक झील जैसी संरचना मौजूद है और चारों तरफ ऊंची ज्वालामुखीय चट्टानें इसे घेरती हैं। इसे विला फ्रांका डो कैंपो आइलट कहा जाता है और असल में यह लगभग 4000 वर्ष पुराने ज्वालामुखी का बचा हुआ हिस्सा है। आज जो हिस्सा समुद्र के ऊपर दिखाई देता है वह लगभग 6.2 हेक्टेयर में फैला है, लेकिन यह केवल उस विशाल ज्वालामुखीय संरचना की चोटी है जिसका बहुत बड़ा भाग समुद्र के नीचे छिपा हुआ है। स्रोत के अनुसार पानी के नीचे इसका फैलाव लगभग 87 हेक्टेयर तक पहुंचता है। सबसे दिलचस्प चीज इसके बीच मौजूद गोलाकार लैगून है। यह कभी सक्रिय रहे ज्वालामुखी के क्रेटर का हिस्सा है। बाहर अटलांटिक महासागर की बड़ी लहरें उठ सकती हैं, लेकिन क्रेटर के अंदर का पानी अपेक्षाकृत शांत रहता है। समुद्र से लैगून तक एक संकरा रास्ता पानी को अंदर बाहर आने देता है। यह रास्ता पहली नजर में पूरी तरह प्राकृतिक दिखाई देता है, लेकिन माना जाता है कि पुराने समय में इंसानों ने इसे थोड़ा चौड़ा किया था ताकि नावों को इसके अंदर सुरक्षित जगह मिल सके। लैगून का तल भी सामान्य समुद्री तट जैसा नहीं है। यहाँ रेत की मोटी परत के बजाय बड़ी बड़ी ज्वालामुखीय चट्टानें मौजूद हैं, जो इस जगह के पुराने विस्फोटक इतिहास की याद दिलाती हैं। दिन के समय इस छोटे द्वीप की काली चट्टानों में समुद्री पक्षी छिपे रह सकते हैं, लेकिन रात होते ही जब आसपास इंसानी गतिविधियां कम हो जाती हैं, तो उनकी आवाजें अंधेरी ज्वालामुखीय चट्टानों के बीच गूंजने लगती हैं। इस द्वीप के पास लगभग 32 मीटर ऊंची चट्टानी मीनार भी मौजूद है, जो प्रसिद्ध क्लिफ डाइविंग प्रतियोगिताओं के लिए जानी जाती है। लेकिन यहां पहुंचना हर समय आसान नहीं है। इस प्राकृतिक क्षेत्र को बचाने के लिए पर्यटकों की संख्या सीमित रखी जाती है। ऊपर से देखने पर यह जगह एक छोटे द्वीप जैसी लगती है, लेकिन असल में इंसान एक पुराने ज्वालामुखी की चोटी देख रहा होता है जिसका विशाल शरीर अटलांटिक के नीचे छिपा है। शायद यही कारण है कि इसका शांत लैगून जितना खूबसूरत लगता है उतना ही विचित्र भी, क्योंकि यह कोई साधारण समुद्री तालाब नहीं बल्कि हजारों साल पहले आग उगलने वाले ज्वालामुखी का डूबा हुआ हृदय है। नंबर 9, डेड व्लेई, 900 साल से खड़ा मरा हुआ जंगल। नामीबिया के रेगिस्तान के बीच एक ऐसा मैदान मौजूद है जहां सफेद फटी हुई जमीन पर सैकड़ों साल पुराने काले पेड़ आज भी सीधे खड़े हैं। उनके पीछे दुनिया के कुछ विशाल लाल रेत के टीले उठते हैं और ऊपर गहरा नीला आसमान दिखाई देता है। इसे डेड व्लेई कहा जाता है। इस जगह का दृश्य इतना असामान्य है कि तस्वीर देखने पर कई बार वह असली स्थान कम और किसी चित्रकार की बनाई पेंटिंग ज्यादा लगता है। यहाँ की जमीन हल्के सफेद रंग की सूखी मिट्टी से बनी है। उसके बीच खड़े पेड़ों के तने लगभग पूरी तरह काले हो चुके हैं। आसपास मौजूद रेत के टीले लाल और नारंगी रंग में चमकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये मृत पेड़ सड़कर खत्म क्यों नहीं हुए। इनमें से कई कैमल थॉर्न पेड़ करीब 900 वर्ष पहले मर चुके थे। कभी इस क्षेत्र में पानी पहुंचता था और यहाँ पेड़ों के जीवित रहने लायक वातावरण मौजूद था। समय के साथ रेत के विशाल टीलों ने पानी के रास्ते बदल दिए। क्षेत्र सूख गया और पेड़ों को पानी मिलना बंद हो गया। अंत में जंगल मर गया।
सामान्य परिस्थितियों में 900 वर्ष बहुत लंबा समय है। इतने समय में मृत लकड़ी मिट्टी में मिल चुकी होती, लेकिन डेड वैली की अत्यधिक शुष्क जलवायु ने ऐसा नहीं होने दिया। यहां नमी इतनी कम है कि लकड़ी को सड़ाने वाले सामान्य जैविक काम बेहद धीमे हो गए। तेज धूप ने पेड़ों की सतह को जलाकर गहरा काला कर दिया, लेकिन तने पूरी तरह टूटकर समाप्त नहीं हुए। इसलिए वे आज भी उसी स्थान पर खड़े हैं जहां लगभग 9 शताब्दी पहले उनकी मृत्यु हुई थी। इसके चारों ओर मौजूद विशाल रेत का लाल रंग भी समय की लंबी कहानी बताता है। स्रोत के अनुसार रेत में मौजूद लोहे का लाखों वर्षों तक ऑक्सीकरण हुआ, बिल्कुल उसी तरह जैसे लोहे पर जंग लगती है। धीरे धीरे इसी प्रक्रिया ने पूरे रेगिस्तान को गहरा लाल और नारंगी रंग दिया। ऊपर से देखने पर लगता है कि यह जगह पूरी तरह मृत है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। रेत और सूखी जमीन के बीच छोटे जीव, मकड़ियां, भृंग और छिपकलियां आज भी जीवित रहती हैं। समुद्र की तरफ से आने वाली दुर्लभ धुंध की बूंदें उनके लिए नमी का महत्वपूर्ण स्रोत बनती हैं। यानी जिस जगह पर बड़े पेड़ तक जीवित नहीं रह सके, वहां छोटे जीव कुछ बूंदों के सहारे जीवन बनाए हुए हैं। डेड वैली की सबसे विचित्र चीज यही विरोधाभास है। एक तरफ लगभग 900 वर्ष पहले मरा जंगल समय में जमे स्मारक की तरह खड़ा है, और दूसरी तरफ उसी मृत जमीन के नीचे जीवन अब भी किसी न किसी रूप में जारी है। नंबर 8, बिस्टी डे नाजिन वाइल्डरनेस, धरती पर मौजूद मंगल ग्रह जैसी दुनिया। अमेरिका के न्यू मैक्सिको क्षेत्र में एक ऐसी बंजर भूमि फैली है जहां दूर दूर तक न कोई सामान्य जंगल दिखाई देता है और न ही साधारण पहाड़ियां। इसके बजाय जमीन से पतले पत्थर के स्तंभ, अजीब आकार की चट्टानें और टूटे हुए टावर उठे दिखाई देते हैं। इसे बिस्टी डे नाजिन वाइल्डरनेस कहा जाता है। यह जगह इतनी सूखी, टूटी हुई और असामान्य दिखाई देती है कि कई हिस्सों को देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे पृथ्वी पर नहीं बल्कि मंगल ग्रह के किसी वीरान क्षेत्र में खड़े हों। यहां जमीन के रंग भी सामान्य नहीं है। कहीं धूसर मिट्टी दिखाई देती है, कहीं गहरे काले हिस्से, कहीं भूरे और लाल रंग की परतें। पूरे इलाके में अलग अलग रंग इस तरह फैले हैं जैसे किसी बेहद पुराने संसार की राख जमीन पर जमा हो। लेकिन इसकी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह जगह हमेशा से रेगिस्तान नहीं थी। लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले यही क्षेत्र एक नम और जीवित उष्णकटिबंधीय तटीय दलदल था। जहां आज सूखी चट्टान और मिट्टी है, वहां कभी पानी, पेड़ और घनी वनस्पतियां मौजूद थीं। समय बीतने के साथ समुद्र पीछे हट गया, पर्यावरण बदल गया और लाखों वर्षों में हवा तथा पानी ने इस जमीन की अलग अलग परतों को काटना शुरू कर दिया। बलुआ पत्थर, मिट्टी और पुराने जैविक पदार्थों की परतें समान गति से नहीं घिसीं। कुछ हिस्से जल्दी समाप्त हुए जबकि कठोर चट्टानें खड़ी रहीं। इसी प्रक्रिया ने आज दिखाई देने वाले विचित्र पत्थर के स्तंभ, पतली मीनारें और असामान्य चट्टानी आकृतियां बनाई हैं। लेकिन इस सूखी जमीन के नीचे इसके पुराने जीवन के प्रमाण आज भी छिपे हुए हैं। कई जगह पत्थर बन चुके पुराने पेड़ों के तने दिखाई देते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में प्राचीन जीवों और डायनासोरों से जुड़े जीवाश्म निशान भी पाए गए हैं। यानी जिस जमीन को देखकर आज जीवन की कल्पना करना मुश्किल है, वह करोड़ों साल पहले जीवन से भरा इलाका थी। इस स्थान का अनुभव और भी अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ बहुत से क्षेत्रों में साफ निर्धारित रास्ते और आधुनिक संकेत कम हैं। विशाल बंजर भूमि के बीच इंसान छोटे पत्थर के स्तंभों और ऊंचे चट्टानी ढांचों के बीच अकेला महसूस कर सकता है।
चारों ओर गहरी खामोशी और करोड़ों साल पुराने कटाव से बनी आकृतियां मौजूद रहती हैं। बिस्टी डेना जिन यह दिखाती है कि पृथ्वी का कोई भी दृश्य हमेशा के लिए स्थायी नहीं है। जो जगह कभी समुद्री दलदल थी वह आज किसी दूसरे ग्रह जैसी बंजर दुनिया बन चुकी है, और जमीन पर पड़े जीवाश्म उस पुराने संसार के अंतिम प्रमाण हैं जिसे समय ने लगभग पूरी तरह मिटा दिया। नंबर 7, मोयराकी बोल्डर्स, समुद्र किनारे पड़े विशाल रहस्यमयी पत्थर के गोले। न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के एक समुद्र तट पर जब पानी पीछे हटता है तो रेत पर विशाल गोलाकार पत्थर दिखाई देने लगते हैं। ये सामान्य समुद्री चट्टानों जैसे नहीं हैं। कई लगभग पूरी तरह गोल हैं और कुछ का व्यास करीब 2 मीटर तक पहुंच सकता है। इन्हें मोयराकी बोल्डर्स कहा जाता है। पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे विशाल पत्थर के गोले किसी ने जानबूझकर समुद्र किनारे रख दिए हों, लेकिन इनकी कहानी लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले समुद्र के नीचे शुरू हुई थी। वैज्ञानिक व्याख्या के अनुसार ये कंक्रीशन है। समुद्री तलछट के अंदर किसी छोटे केंद्र के आसपास खनिज जमा होने शुरू हुए। बहुत लंबे समय तक खनिज परत दर परत जुड़ते गए और धीरे धीरे लगभग गोल आकार बनने लगा। यह प्रक्रिया कुछ हद तक सीप के अंदर बनने वाले मोती जैसी है, लेकिन यहां इसका परिणाम कई टन तक पहुंचने वाला पत्थर हो सकता है। समय के साथ समुद्र तट की कमजोर चट्टानें और मिट्टी कटती चली गईं। जिन गोलाकार संरचनाओं का निर्माण पहले ही कठोर खनिजों से हो चुका था, वे धीरे धीरे बाहर दिखाई देने लगी। इसीलिए आज कुछ बोल्डर पूरी तरह समुद्र तट पर पड़े हैं और कई अब भी आसपास की चट्टानों से बाहर निकलते दिखाई देते हैं। लेकिन इन पत्थरों की सबसे रहस्यमयी चीज उनका बाहरी गोल आकार नहीं, बल्कि अंदर का हिस्सा है। कई मोयराकी बोल्डर्स समय के साथ टूट चुके हैं। जब वे फटते हैं तो उनके अंदर जटिल दरारों का नेटवर्क दिखाई देता है। कुछ दरारों में क्रिस्टलीय खनिज भर गए हैं, जिससे टूटा हुआ बोल्डर अंदर से किसी विशाल पत्थर की मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिख सकता है। यही टूटे हुए पत्थर उनकी रहस्यमयी छवि को और बढ़ाते हैं। स्थानीय माओरी परंपराओं में भी इन बोल्डर्स की अलग कहानी मिलती है। एक कथा के अनुसार ये पत्थर वास्तव में पुराने भोजन के टोकरों और दूसरी वस्तुओं के पत्थर बन चुके अवशेष हैं, जो एक प्राचीन डोंगी दुर्घटना के बाद समुद्र किनारे पहुंच गए थे। वैज्ञानिक दृष्टि से उनका निर्माण खनिजों और तलछट की बेहद धीमी प्रक्रिया से हुआ, लेकिन उनकी लगभग पूरी तरह गोल आकृति आज भी पहली नजर में बनाई हुई लगती है। सुबह या शाम समुद्र का पानी जब इन गोल पत्थरों के चारों तरफ बहता है तो दृश्य और भी विचित्र हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे समुद्र हर ज्वार के साथ इन विशाल पत्थर के अंडों को बाहर लाता हो और फिर अगली लहर में वापस छिपाने की कोशिश करता हो। नंबर 6, वल्कन पॉइंट, द्वीप के अंदर झील, झील के अंदर फिर एक द्वीप। फिलीपींस में एक ऐसी जगह मौजूद है जिसकी भौगोलिक स्थिति सुनने में किसी पहेली जैसी लगती है। पहले लुजोन नाम का एक विशाल द्वीप है, उसके अंदर ताल झील मौजूद है। ताल झील के अंदर एक ज्वालामुखीय द्वीप है। उस ज्वालामुखीय द्वीप के क्रेटर में फिर एक झील मौजूद रही है और उसी झील के अंदर एक छोटा सा द्वीप दिखाई देता था जिसे वल्कन पॉइंट कहा जाता है। यानी द्वीप के अंदर झील, झील के अंदर द्वीप, उसके अंदर फिर झील और उसके अंदर फिर एक छोटा द्वीप। इसी कारण इसे अक्सर प्रकृति की रूसी गुड़िया जैसी संरचना कहा जाता है। इस पूरी व्यवस्था का निर्माण ताल ज्वालामुखी की लगातार गतिविधियों से हुआ है।
ताल फिलीपींस के सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में गिना जाता है और इसके आसपास का भूभाग कई विस्फोटों और भूगर्भीय बदलावों से लगातार बदलता रहा है। इसलिए वल्कन पॉइंट जैसी छोटी संरचना देखने में भले शांत लगती हो, लेकिन वह बेहद सक्रिय भूगर्भीय प्रणाली के बीच स्थित है। स्रोत में 2020 के विस्फोट का भी उल्लेख है। उस दौरान ज्वालामुखीय गतिविधि इतनी अधिक हुई कि क्रेटर क्षेत्र का पानी वाष्पित हो गया और आसपास की वनस्पति जलकर नष्ट हो गई। पूरा दृश्य राख और विनाश में बदल गया। लेकिन समय बीतने के बाद यह छोटा क्षेत्र फिर दिखाई दिया और वनस्पति दोबारा हरी होने लगी। इससे प्रकृति की विनाश और पुनर्जन्म की प्रक्रिया एक ही स्थान पर दिखाई देती है। स्थानीय समुदायों के लिए ताल केवल भूगर्भीय संरचना नहीं है। सदियों से यहाँ के लोग इस क्षेत्र को सम्मान और भय दोनों की नजर से देखते आए हैं। एक तरफ झील और ज्वालामुखीय द्वीप बेहद सुंदर दिखाई देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अचानक विस्फोट, जहरीली गैसें और जमीन में बदलाव यहाँ हमेशा खतरा बनाए रखते हैं। इसी कारण वल्कन पॉइंट तक पहुंचना सामान्य पर्यटन जैसा नहीं है। ज्वालामुखीय जोखिम और जहरीली गैसों के कारण कुछ क्षेत्रों में प्रवेश प्रतिबंधित किया जा सकता है। सबसे विचित्र बात इसका छोटा आकार नहीं, बल्कि इसका स्थान है। ऊपर से देखने पर पानी के बीच छोटा हरा टुकड़ा दिखाई देता है, लेकिन उसे समझने के लिए इंसान को परत दर परत पूरी भौगोलिक पहेली खोलनी पड़ती है। और हर परत के नीचे एक नई झील, नया द्वीप या पुराना ज्वालामुखी सामने आ जाता है। नंबर 5, त्सिंगी डे बेमाराहा, पत्थरों के लाखों नुकीले भालों का जंगल। मेडागास्कर में एक ऐसा क्षेत्र मौजूद है जहां जमीन पर सामान्य तरीके से चलना लगभग असंभव हो जाता है। यहाँ मिट्टी या सपाट चट्टानों के बजाय हजारों नुकीली चूना पत्थर की मीनारें आसमान की तरफ उठी हैं। दूर से देखने पर पूरा इलाका किसी विशाल पत्थर के जंगल जैसा दिखाई देता है, लेकिन करीब पहुंचने पर समझ आता है कि ये पेड़ नहीं बल्कि बेहद धारदार चट्टानें हैं। इसे त्सिंगी डे बेमाराहा कहा जाता है। इस क्षेत्र की शुरुआत लगभग 20 करोड़ वर्ष पुराने समुद्री वातावरण से जुड़ी है। उस समय यहां प्राचीन महासागर था, जिसके तल पर कोरल, समुद्री जीवों के खोल और दूसरी कैल्शियम वाली सामग्री जमा होती गई। समय के साथ यह दबकर विशाल चूना पत्थर की परत में बदल गई। बाद में भूगर्भीय गतिविधियों ने इस पुराने समुद्री तल को ऊपर उठा दिया। अब चूना पत्थर हवा और बारिश के संपर्क में था। बारिश का पानी हल्का अम्लीय होता है। लाखों वर्षों तक यही पानी चूना पत्थर को धीरे धीरे घोलता और काटता रहा, लेकिन सतह एक समान तरीके से नहीं घिसी। कुछ हिस्से गहरे कटते गए और बीच में पतली धारदार दीवारें बचती रहीं। आखिरकार यहां 40 से लेकर 100 मीटर से अधिक ऊंची नुकीली चट्टानी मीनारों का विशाल जंगल बन गया। इनके बीच से गुजरना बेहद कठिन है। पत्थर इतने तेज हो सकते हैं कि बिना उचित सुरक्षा के हाथ पैर आसानी से घायल हो जाएं। उनके बीच मौजूद दरारें कई जगह बहुत गहरी हैं, इसलिए खोजकर्ताओं और पर्यटकों को कुछ हिस्सों में लोहे की सीढ़ियां, स्टील के तार और लटकते रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ता है। कई स्थानों पर इंसान जमीन पर नहीं बल्कि चट्टानों के ऊपर बने संकरे मार्गों से गुजरता है। लेकिन इसकी असली दुनिया सिर्फ ऊपर तक सीमित नहीं है। इन विशाल चूना पत्थर संरचनाओं के नीचे अंधेरी गुफाओं और सुरंगों का नेटवर्क मौजूद है।
स्थानीय कहानियों में इन गुफाओं को लेकर ऐसे लोगों की बातें भी सुनाई जाती हैं जो पत्थरों की भूल भुलैया में गए और वापस रास्ता नहीं खोज पाए। वैज्ञानिक रूप से यह करोड़ों साल के कटाव का परिणाम है, लेकिन इसके बीच खड़े होकर चारों तरफ जब केवल धारदार पत्थर दिखाई देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने जमीन की जगह लाखों भाले उगा दिए हों। नंबर 4, सिल्फ्रा फिशर, 2 महाद्वीपों के बीच धरती की खुली दरार। आइसलैंड के बेहद ठंडे पानी के अंदर एक ऐसी दरार मौजूद है जहां इंसान 2 विशाल टेक्टोनिक प्लेटों के बीच तैर सकता है। इसे सिल्फ्रा फिशर कहा जाता है। यह उत्तरी अमेरिकी और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों की सीमा से जुड़ा क्षेत्र है। ये दोनों विशाल प्लेटें एक दूसरे से धीरे धीरे दूर जा रही हैं। स्रोत के अनुसार इनके बीच की दूरी हर वर्ष लगभग 0.8 इंच बढ़ती है, यानी यहां पृथ्वी की सतह स्थिर नहीं है। 2 विशाल भूभाग लगातार अलग हो रहे हैं और जमीन में बनी दरार समय के साथ बदलती रहती है। सिल्फ्रा हमेशा से इसी आकार में मौजूद नहीं थी। स्रोत के अनुसार 1789 में आए शक्तिशाली भूकंपों और टेक्टोनिक गतिविधियों ने इस क्षेत्र में बड़ी दरारों को खोलने में भूमिका निभाई। लेकिन इस जगह की दूसरी असाधारण चीज इसका पानी है। सिल्फ्रा का पानी आसपास के हिमनद और भूमिगत जल प्रणालियों से आता है। यह पानी कई वर्षों तक ज्वालामुखीय लावा चट्टानों के बीच से गुजरते हुए प्राकृतिक रूप से छानता रहता है। चट्टानों की महीन दरारें पानी से बहुत से कणों को अलग कर देती हैं। इसी कारण सिल्फ्रा का पानी बेहद साफ माना जाता है। यहां पानी के अंदर दृश्यता 328 फीट से भी अधिक हो सकती है, यानी एक गोताखोर सामान्य झील की तरह कुछ मीटर आगे तक नहीं बल्कि बहुत दूर तक नीली और पारदर्शी दुनिया देख सकता है। इस साफ पानी में विशाल चट्टानी दीवारें नीचे तक जाती दिखाई देती हैं। बीच में तैरता इंसान महसूस कर सकता है कि उसके एक तरफ उत्तरी अमेरिकी प्लेट से जुड़ी चट्टानें हैं और दूसरी तरफ यूरेशियन प्लेट की दिशा है। यहां जीवन भी बहुत कम दिखाई देता है। स्रोत के अनुसार केवल पतली शैवाल की परतें कुछ चट्टानों से चिपकी रहती हैं। इस कारण पानी और ज्यादा खाली तथा रहस्यमयी महसूस होता है। चारों तरफ नीला पानी, नीचे गहरी दरार और दोनों तरफ विशाल पत्थर की दीवारें। लेकिन यहां का सबसे बड़ा रहस्य कोई लोक कथा नहीं है। असल आश्चर्य यह है कि इंसान पृथ्वी की उस प्रक्रिया को अपनी आंखों से देख सकता है जो सामान्य तौर पर लाखों वर्षों के नक्शों और भूगर्भीय आंकड़ों में समझाई जाती है। सिल्फ्रा में धरती सचमुच 2 दिशाओं में खिंच रही है। हर वर्ष यह अंतर थोड़ा और बढ़ता है और पृथ्वी की सतह पर एक खुली दरार इसका प्रमाण बनकर मौजूद रहती है। नंबर 3, लेक नेट्रॉन, लाल रंग की खतरनाक और रहस्यमयी झील। तंजानिया में एक ऐसी झील मौजूद है जिसका पानी कभी लाल, कभी गुलाबी और कभी दूसरे असामान्य रंगों में दिखाई दे सकता है। इसे लेक नेट्रॉन कहा जाता है। यह देखने में खूबसूरत है, लेकिन इसका वातावरण अधिकांश जीवों के लिए बेहद कठोर हो सकता है। इसके पानी में क्षारीयता बहुत अधिक होती है और तापमान भी कई जगह ऊंचा रह सकता है। ऐसी परिस्थितियां साधारण जीवों के लिए मुश्किल हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यही कठोर झील दुनिया की एक बहुत बड़ी पक्षी आबादी के अस्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्रोत के अनुसार लगभग 25 लाख लेसर फ्लेमिंगो इस क्षेत्र का उपयोग प्रजनन स्थल के रूप में करते हैं। यह संख्या
पूरी वैश्विक आबादी के लगभग 75% तक बताई गई है। फ्लेमिंगो इस मुश्किल वातावरण में इसलिए जीवित रह पाते हैं क्योंकि उनके शरीर में विशेष अनुकूलन मौजूद है। उनके पैरों पर कठोर सींग जैसी त्वचा उन्हें अत्यधिक क्षारीय और गर्म पानी से बचाने में मदद करती है। जहां दूसरे जीवों के लिए पानी खतरनाक है, वहीं फ्लेमिंगो के लिए यही वातावरण सुरक्षा बन जाता है। बहुत से शिकारी इस झील के कठिन पानी और नमक वाले क्षेत्र में आसानी से नहीं पहुंच सकते। झील के रंग का रहस्य भी इसके सूक्ष्म जीवन से जुड़ा है। अत्यधिक नमक और क्षारीय परिस्थितियों में रहने वाले सूक्ष्म जीव बड़ी मात्रा में बढ़ सकते हैं। इनके कारण पानी लाल या गहरे गुलाबी रंग में दिखाई देने लगता है। लेकिन लेक नेट्रॉन के पास एक और असाधारण भूगर्भीय संरचना मौजूद है। इसके पास ओल्डोइन्यो लेंगाई नाम का सक्रिय ज्वालामुखी है, जो दुनिया में अत्यंत दुर्लभ प्रकार का कार्बोनेटाइट लावा निकालने के लिए जाना जाता है। स्रोत इसे पृथ्वी का सबसे ठंडा काला लावा उगलने वाला सक्रिय ज्वालामुखी बताता है। सूखे मौसम में झील का पानी कम होने लगता है। तब विशाल क्षेत्र में नमक की फटी हुई सफेद और लाल परतें सामने आती हैं। कई मील तक फैली ये सतह किसी मृत ग्रह जैसी दिखाई दे सकती है। ऊपर गुलाबी फ्लेमिंगो के विशाल झुंड और नीचे जहरीला दिखाई देने वाला लाल पानी दोनों एक साथ मौजूद रहते हैं। यही लेक नेट्रॉन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जो वातावरण बहुत से जीवों के लिए मौत जैसा हो सकता है, वही लाखों फ्लेमिंगो के लिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षित स्थान बन गया है। नंबर 2, जायंट्स कॉजवे। समुद्र तक जाती हजारों रहस्यमयी पत्थर की सीढ़ियां। उत्तरी आयरलैंड के अटलांटिक तट पर लगभग 40,000 पत्थर के स्तंभ इस तरह एक दूसरे से जुड़े दिखाई देते हैं जैसे किसी विशाल इंजीनियर ने समुद्र के अंदर तक जाने वाला रास्ता बनाया हो। इसे जायंट्स कॉजवे कहा जाता है। यहां मौजूद ज्यादातर चट्टानें बहुभुजी आकार की हैं और बहुत से स्तंभ लगभग षटकोणीय दिखाई देते हैं। उनकी ऊंचाई अलग अलग है। इस कारण पूरा क्षेत्र किसी विशाल पत्थर की सीढ़ी जैसा बन जाता है, जो जमीन से शुरू होकर धीरे धीरे समुद्र के अंदर उतरती दिखाई देती है। पहली नजर में इसकी नियमितता इतनी सटीक लगती है कि प्राकृतिक निर्माण पर विश्वास करना कठिन हो सकता है। लेकिन इसकी शुरुआत लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले ज्वालामुखीय गतिविधि से हुई थी। उस समय गर्म लावा इस क्षेत्र में फैल गया। जब लावा ठंडा होने लगा तो उसका आयतन कम हुआ और उसमें दरारें पड़ने लगी। अगर ठंडा होने की प्रक्रिया लगभग समान रूप से होती है तो दरारें ऐसी ज्यामितीय आकृतियां बना सकती हैं जो षटकोण या दूसरे बहुभुज जैसी दिखाई दें। धीरे धीरे यही दरारें नीचे तक बढ़ीं और लंबी बेसाल्ट चट्टानों को हजारों स्तंभों में विभाजित कर दिया। आज समुद्र का कटाव इन स्तंभों को उजागर करता रहता है। ज्वार कम होने पर अधिक पत्थर दिखाई देते हैं और पूरा रास्ता समुद्र के अंदर तक फैला महसूस होता है। लेकिन विज्ञान से पहले इस जगह को समझाने के लिए एक बहुत अलग कहानी मौजूद थी। स्थानीय प्रसिद्ध कथा में विशालकाय फिन मैककूल का नाम आता है। कहानी के अनुसार उसने समुद्र के पार स्कॉटलैंड तक पहुंचने के लिए पत्थरों की विशाल सड़क बनाई थी ताकि वह अपने प्रतिद्वंद्वी विशालकाय से मुकाबला कर सके। इसी कहानी से इस जगह का नाम जायंट्स कॉजवे पड़ा। इस समुद्री क्षेत्र का इतिहास केवल दैत्यों की कथाओं तक सीमित नहीं रहा। स्रोत में 1588 में यहां के आसपास स्पेनिश जहाज गिरोना के डूबने का भी उल्लेख है।
उस जहाज से जुड़ा खजाना लगभग 400 वर्षों तक समुद्र के नीचे छिपा रहा। इसलिए यहां एक तरफ 5 करोड़ साल पुरानी ज्वालामुखीय कहानी है और दूसरी तरफ कुछ सदियों पुराने समुद्री इतिहास की परत। आज हमें मालूम है कि लगभग 40,000 पत्थर किसी विशालकाय ने नहीं लगाए। फिर भी जब वे लगभग पूर्ण ज्यामितीय व्यवस्था में समुद्र के अंदर जाते दिखाई देते हैं, तो पुरानी दैत्य वाली कहानी अचानक इतनी असंभव भी नहीं लगती। नंबर 1, माउंट रोराइमा, बादलों के ऊपर खड़ा प्राचीन रहस्यमयी किला। दक्षिण अमेरिका के घने अमेजन क्षेत्र के ऊपर एक विशाल पहाड़ ऐसा उठता है जैसे किसी ने धरती के बीच पत्थर का एक विशाल किला खड़ा कर दिया हो। इसके किनारे सामान्य पहाड़ों की तरह धीरे धीरे ऊपर नहीं जाते। माउंट रोराइमा की दीवारें लगभग सीधी उठती हैं और ऊपर पहुंचकर अचानक एक विशाल सपाट पठार में बदल जाती हैं। दूर से देखने पर यह पहाड़ कम और बादलों के ऊपर तैरती हुई किसी विशाल पत्थर की मेज या प्रागैतिहासिक किले जैसा ज्यादा दिखाई देता है। माउंट रोराइमा वेनेजुएला, ब्राजील और गुयाना की सीमाओं के मिलने वाले क्षेत्र में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 2810 मीटर तक पहुंचती है, लेकिन इसकी असली कहानी इसकी ऊंचाई से कहीं पुरानी है। यह गुयाना शील्ड नाम की बेहद प्राचीन भूगर्भीय संरचना का हिस्सा है। स्रोत के अनुसार इसकी चट्टानों का इतिहास 2 अरब वर्ष से भी अधिक पुराना है। यानी जब पृथ्वी पर आज जैसे पेड़, जानवर और इंसान मौजूद ही नहीं थे, तब इस विशाल भूभाग की मूल चट्टानें बन चुकी थीं। करोड़ों और फिर अरबों वर्षों तक आसपास की कमजोर चट्टानें हवा और पानी से कटती गईं, लेकिन अधिक कठोर हिस्सा बचा रहा। अंत में जो संरचना बची वह आज माउंट रोराइमा जैसी विशाल सपाट छोटी वाला पहाड़ बन गई। इसके लगभग सीधे किनारे इस पठार को आसपास की दुनिया से लंबे समय तक अलग रखते रहे, और यही अलगाव इसकी सबसे विचित्र विशेषताओं में से एक है। ऊपर का वातावरण नीचे के अमेजन जंगल से बहुत अलग है। यहां लगातार नमी, बारिश, धुंध और तेज हवाएं रहती हैं। मिट्टी में पोषक तत्व सीमित हो सकते हैं, लेकिन जीवन ने इन कठिन परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लिया। स्रोत में ऐसे मांसाहारी पिच्चर, पौधों और छोटी मेंढक प्रजातियों का उल्लेख है जो इस अलग थलग ऊंचे संसार से जुड़ी हैं। यानी पहाड़ की सपाट चोटी केवल पत्थर का खाली मैदान नहीं है, वह अपना अलग छोटा पारिस्थितिकी तंत्र संभाले हुए है। कुछ जीव इतने लंबे समय तक दुनिया के दूसरे हिस्सों से अलग रहे कि उनका विकास अलग तरीके से हुआ। इसीलिए माउंट रोराइमा को देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे पहाड़ के ऊपर समय किसी दूसरी दिशा में चला हो। यहां पानी का व्यवहार भी बेहद शानदार है। ऊपर लगातार होने वाली बारिश पठार पर जमा होती है और फिर सीधे खड़ी चट्टानों के किनारों से नीचे गिरती है। कई झरने इतनी ऊंचाई से गिरते हैं कि पानी नीचे पहुंचने से पहले ही हवा में बारीक बूंदों और धुंध में बदल जाता है। दूर से ऐसा दिखाई देता है जैसे बादलों के अंदर से सफेद धाराएं सीधे आकाश से गिर रही हों। लेकिन कई बार बादल इतने घने होते हैं कि पहाड़ का निचला हिस्सा पूरी तरह छिप जाता है। तब केवल सपाट चोटी या चट्टानों के कुछ हिस्से बादलों से ऊपर दिखाई देते हैं। ऐसे समय माउंट रोराइमा जमीन से जुड़ा पहाड़ कम और आसमान में तैरता हुआ द्वीप ज्यादा लगता है। यही वातावरण सदियों से इस जगह के चारों तरफ रहस्य पैदा करता रहा है। ऊपर पहुंचना आसान नहीं था और लंबे समय तक
नीचे रहने वाले लोगों के लिए यह जानना मुश्किल था कि सीधी दीवारों के ऊपर आखिर मौजूद क्या है। एक सपाट दुनिया जो चारों तरफ से लगभग सीधी चट्टानों से घिरी हो और हमेशा बादलों के बीच छिपी रहे। ऐसी जगह स्वाभाविक रूप से अलग अलग कहानियों को जन्म देती है। आज आधुनिक खोजों ने इसकी छोटी पौधों और भूगर्भ को काफी हद तक समझ लिया है। फिर भी स्रोत में इस पठार के ऊपर दिखाई देने वाली कुछ रहस्यमयी प्रकाश संरचनाओं की रिपोर्टों का भी उल्लेख है, जिनके लिए कोई साफ व्याख्या प्रस्तुत नहीं की गई। इन कथाओं से अलग भी माउंट रोराइमा को रहस्यमयी बनाने के लिए उसके वास्तविक तथ्य ही पर्याप्त हैं। 2 अरब वर्ष से अधिक पुराने भूभाग का एक विशाल हिस्सा आज भी आसपास की दुनिया से सैकड़ों मीटर ऊपर अलग खड़ा है। उसकी चोटी पर अपना पारिस्थितिकी तंत्र है। उसके किनारों से पानी हजारों फीट नीचे बादलों में गिरता है और जब धुंध पूरे आधार को छिपा देती है तो ऊपर का पठार ऐसा दिखाई देता है जैसे उसका पृथ्वी से कोई संबंध ही नहीं हो। यही वजह है कि माउंट रोराइमा को देखकर इंसान को किसी खोई हुई दुनिया की कल्पना करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। नीचे घना जंगल है, बीच में लगभग अजेय सीधी दीवारें और उनके ऊपर एक ऐसी सपाट भूमि जो करोड़ों वर्षों से बाकी दुनिया को ऊपर से देख रही है। यहाँ का सबसे बड़ा रहस्य शायद किसी अदृश्य शक्ति में नहीं, बल्कि समय में है। 2 अरब वर्षों तक महाद्वीप बदलते रहे, प्रजातियां पैदा हुईं और खत्म हुईं, मौसम बदला और पूरी पृथ्वी का नक्शा कई बार बदल गया। लेकिन माउंट रोराइमा का यह प्राचीन हिस्सा किसी विशाल प्राकृतिक स्मारक की तरह टिका रहा। और आज भी जब इसके ऊपर बादल गुजरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आधुनिक दुनिया के बीच पृथ्वी ने अपने बेहद पुराने अतीत का एक टुकड़ा जानबूझकर बचा कर रखा हो। आज के वीडियो में इतना ही। धरती को हम जितना जानते हैं उतना ही वह कोई नया रहस्य सामने रख देती है, क्योंकि कभी कभी सबसे अविश्वसनीय दुनिया किसी दूसरे ग्रह पर नहीं, हमारे अपने पैरों के नीचे मौजूद होती है।